हेलो स्टूडेंट, मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 1 जनवरी है, यानी कि साल 2022 की पहली शुरुआत आज है। और आज पहले दिन यानी कि 1 जनवरी को मैं आप सभी विद्यार्थियों को, मित्रों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूं। यह नया साल आप लोगों के लिए नई ऊर्जा, नया जोश, नया उत्साह का संचार करे और इस साल सुख, समृद्धि, संपदा तथा माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, भोले शंकर का आशीर्वाद आप सभी लोगों पर बना रहे। मैं आप लोगों को आज उच्च न्यायालय, भारतीय उच्च न्यायालय के बारे में बताने जा रहा हूं। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। जैसा कि मित्रों, मेरे साथियों, मेरे विद्यार्थियों, जैसे ही नए साल की शुरुआत हो रही है वैसे ही ठंड बढ़ती जा रही है। आज ठंड चरम पर है और ठंड में काम करना कितना मुश्किल होता है आप सभी लोग जानते हैं। तो आइए समझते हैं भारतीय उच्च न्यायालय के बारे में। देखिए, हमारे भारत जो है वो संघात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान है भारत के अंतर्गत है। और इस संघात्मक शासन व्यवस्था में, जैसा कि संघात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण है कि दोहरी शासन प्रणाली होती है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका सब कुछ दोहरा होता है। केंद्र के लिए अलग कार्यपालिका, राज्य के लिए अलग कार्यपालिका, केंद्र के लिए व्यवस्थापिका, न्यायपालिका अलग, राज्य के लिए व्यवस्थापिका, न्यायपालिका अलग। लेकिन संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाते हुए भारतीय संविधान का जो आत्मा है वह क्या है? एकात्मक है, यानी कि एकात्मक स्वरूप को भी ग्रहण किए हुए है। अमेरिका के या कनाडा की तरह से पूर्ण रूप से संघात्मक नहीं है। हमारा भारतीय संविधान क्या है? अर्धसंघीय इसको कहा जाता है। जैसा कि के ने क्या कहा है कि भारतीय संविधान अर्धसंघीय है। तो जिस तरह से केंद्र में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका है, वैसे ही राज्य में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका है। पूरे भारत के विवादों का निस्तारण के लिए, यानी कि संघ राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के समस्त विवादों का निस्तारण के लिए केंद्र में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। केंद्र में किसकी स्थापना की गई? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। और इस सुप्रीम कोर्ट की जो अधिकारिता है वह 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों तक है। इसी तरह से राज्यों के लिए, जैसे पूरे भारत का जो सबसे बड़ा न्यायालय क्या है? सर्वोच्च न्यायालय है। इसी तरह से हर राज्यों में, प्रत्येक राज्यों में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। यह उच्च न्यायालय जो है यह राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। और राज्य की उच्च न्यायालय की जो अधिकारिता होती है पूरे राज्य के अंतर्गत होती है। जैसा कि हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, या दो से अधिक राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है। यानी कि 214 में, अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालयों के गठन का प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, या संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय गठित कर सकती है। 231 में यही प्रावधान है कि संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय गठित कर सकती है, स्थापित कर सकती है, यानी कि 2 या 2 से अधिक। तो इस तरह से
हमारे भारत के सभी राज्यों में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। एक उच्च न्यायालय, जैसे कि उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ है? उच्च न्यायालय कहाँ है? इलाहाबाद में है। पूरे यूपी का उच्च न्यायालय कहाँ है? इलाहाबाद में है। इसकी एक खंडपीठ भी स्थापित की गई है जो लखनऊ में है। इसी तरह से अन्य राज्यों में, सभी राज्यों में उच्च न्यायालयों की व्यवस्था स्थापना की गई है। भारत में इस समय कुल मिलाकर 25 उच्च न्यायालय है। 25 उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। जो 25वां उच्च न्यायालय है वह क्या है? 25वां यह अमरावती में स्थापित किया गया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना गठित होने के पश्चात आंध्र प्रदेश में किया गया है। आंध्र प्रदेश के अमरावती में किया गया है। तो इस समय हमारे भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। जैसा कि 28 राज्य हैं, भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में सिर्फ 25 उच्च न्यायालय हैं। यानी कि कुछ इनकी जो उच्च न्यायालयों की अधिकारिता है, जो इनका अधिकार क्षेत्र है, वह व्यापक है। जैसे कि पंजाब और हरियाणा के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, इनके लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। इसी तरह से मुंबई के अंतर्गत, मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत गोवा आता है, दादरा और नागर हवेली और दमन दीव आता है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आता है। यानी कि जो संघ शासित प्रदेश है उसको उच्च न्यायालय से दूसरे राज्यों के उच्च न्यायालय से संबद्ध किया गया है। लक्षद्वीप को किससे किया गया है? केरल से। लक्षद्वीप को केरल से किया गया है। दादरा व नागर हवेली एवं दमन दीव, ये जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 2020 में इनको मिलाकर एक कर दिया गया। दादरा और नागर हवेली और दमन दीव को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इनकी ये जो है मुंबई के अधिकार क्षेत्र में है, मुंबई उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है। इसी तरह से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये किसके अंतर्गत है? ये कलकत्ता के अंतर्गत है। कलकत्ता उच्च न्यायालय। चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है, चंडीगढ़ में है। इसी तरह से गुवाहाटी उच्च न्यायालय, इसके अंतर्गत असम है, नागालैंड है, मिजोरम है और त्रिपुरा जो है वो 24वां उच्च न्यायालय है। त्रिपुरा 24वां उच्च न्यायालय है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत असम है, नागालैंड है, मिजोरम है और अरुणाचल प्रदेश है। ये जो 4 प्रदेश हैं, 4 स्टेट हैं, ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, यानी कि सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है। इसकी अधिकारिता जो है 4 राज्यों तक फैली हुई है, असम में, नागालैंड में, मिजोरम में और अरुणाचल प्रदेश में। तो इस तरह से गुवाहाटी देश का सबसे बड़ा न्यायालय है, जिसकी अधिकारिता 4 राज्यों तक फैली हुई है। दूसरे नंबर पे कौन आता है? मुंबई आता है। दूसरे नंबर पे जो अधिकारिता को लेकर दूसरे नंबर पे मुंबई है। मुंबई के अंतर्गत दादरा व नगर हवेली, दमन दीव, मुंबई यानी कि महाराष्ट्र और गोवा भी मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत है।
तो इस तरह से हमारे संविधान के अंतर्गत देश में 25 उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। अब मैं आपको गठन अनुच्छेद 216 के अंतर्गत उच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 216 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्यों में जो उच्च न्यायालय होगा, प्रत्येक राज्यों में उच्च जो एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा, जो एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या इसमें 34 है, एक मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश। लेकिन राज्यों के हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं की गई है, समय के अनुसार इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है। तो इस समय उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वह इलाहाबाद में स्थित है और इलाहाबाद के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं है। इनकी करीब संख्या 100 के आसपास पहुंच जाती है, यानी कि हर राज्यों में इनकी संख्या अलग अलग है। सबसे बड़ा उच्च न्यायालय जो है, यानी कि सबसे बड़ा उच्च न्यायालय जिसमें सबसे सर्वाधिक न्यायाधीश है वह कौन सा है? वह इलाहाबाद हाई कोर्ट है। देश में सबसे ज्यादा न्यायाधीश इलाहाबाद हाई कोर्ट में है और सबसे कम न्यायाधीश जो हैं वह सिक्किम उच्च न्यायालय में होते हैं, सिक्किम उच्च न्यायालय में है। तो इस तरह से अनुच्छेद 216 में इनके गठन का प्रावधान है कि उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे। अनुच्छेद 17 में नियुक्ति प्रक्रिया दी गई है। नियुक्ति प्रक्रिया यानी कि इनकी नियुक्ति कैसे होती है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है, जैसे मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय, किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और फिर राष्ट्रपति किनसे परामर्श लेता है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेता है, मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेता है और उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेता है, राज्यपाल से परामर्श लेता है। यानी कि जिस राज्य में वह हाई कोर्ट स्थित है उस राज्य के राज्यपाल से और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसकी? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय क्या होता है? अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, उस राज्य के राज्यपाल से तथा उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेता है। मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेता है। तो इस तरह से उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श के द्वारा की जाती है। योग्यताएं क्या होती हैं? योग्यताएं देखिए, पहली योग्यता क्या है? वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता है वह राज्य के किसी भी न्यायालय में 10 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो। तीसरी योग्यता है वह एक या एक से अधिक राज्य के उच्च न्यायालयों में वह 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो। 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो। वह 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो और वह या फिर 10 वर्ष तक वह जज रह चुका हो। ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में की जा सकती है। देखिए, हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश होता है और दूसरे नंबर पे अन्य न्यायाधीश होते हैं। इसके अलावा इसमें यदि मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होता है तो कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है।
या कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है अनुच्छेद 223 के अंतर्गत। अनुच्छेद 223 के अंतर्गत ये कार्यवाहक न्यायाधीश या कार्यकारी न्यायाधीश क्या होते हैं? जब किसी भी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है या मुख्य न्यायाधीश कहीं छुट्टी पे चला गया है या पद से त्याग पत्र दे दिया है, तो तत्कालिक व्यवस्था को कायम रखने के लिए उसी न्यायाधीशों में से जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है उसको कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा यदि हाई कोर्ट में जो मुकदमे बहुत अधिक आ गए हों, मुकदमे की सुनवाई जल्दी से नहीं हो रही है, या फिर न्यायाधीशों की संख्या कम है और जो अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है, तो ऐसी स्थिति में अस्थायी न्यायाधीशों की भी व्यवस्था अनुच्छेद 224 के अंतर्गत की गई है। अनुच्छेद 224 के अंतर्गत अस्थायी न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है। इनको हम क्या कहते हैं? अपर और कार्यकारी न्यायाधीश। अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीश, अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अपर और कार्यकारी, इनका जो कार्यकाल होता है यह 2 वर्ष का होता है। यानी कि यह 2 वर्ष के, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 127 के तहत, इसी तरह से हाई कोर्ट में भी अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति 2 वर्षों के लिए की जाती है। 2 वर्षों के बाद उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है या फिर पद खाली होने पर इन्हीं को अस्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा यदि हाई कोर्ट चाहे तो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की भी नियुक्ति कर सकता है। अनुच्छेद 224 के तहत जो रिटायर्ड न्यायाधीश होते हैं, यानी कि जो रिटायर्ड जजेज होते हैं, उन जजों को हाई कोर्ट में बैठने के लिए कह सकता है। हाई कोर्ट में बैठने के लिए कह सकता है, मुकदमे सुनने के लिए कह सकता है, परामर्श देने के लिए कह सकता है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नहीं माने जाते हैं। कार्यकाल इनका कितना होता है? कार्यकाल, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल जो होता है वो 65 वर्ष होता है, इनका कार्यकाल कितना होता है? 62 वर्ष होता है। इनका कार्यकाल 62 वर्ष होता है। यह 62 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं। जब इनकी नियुक्ति हो जाती है, नियुक्ति से 62 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं। 62 वर्ष के पहले इनको कोई हटा नहीं सकता है। यह केवल या तो अपनी स्वेच्छा से हट सकते हैं या उसी प्रक्रिया से हट सकते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जिस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं, अनुच्छेद 124 में, अनुच्छेद 124(4) में इनको हटाने की प्रक्रिया दी गई है। यानी कि इनको हटाने की प्रक्रिया वही है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की है। यह असमर्थता और कदाचार के आधार पर ही हटाए जा सकते हैं। असमर्थता और कदाचार के आधार पर ही हटाए जा सकते हैं। और इनको जिसको हम महाभियोग कहते हैं, संसद में महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है इन न्यायाधीशों के विरुद्ध, और ये महाभियोग की प्रक्रिया पारित हो जाती है बहुमत से राज्यसभा और लोकसभा से, तो राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति उस पर संतुष्ट कर देता है और लाया जा सकता है। किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया सबसे पहले पंजाब उच्च न्यायालय में आया रामास्वामी के, और दूसरा पीडी दिनकरन, और 2011 में कलकत्ता हाई कोर्ट के सौमित्र सेन का मुकदमा आया, सौमित्र सेन का मामला आया। सौमित्र सेन के ऊपर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा 2011 में, और इनके विरुद्ध संसद में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया अभी पारित नहीं हुआ था, तभी सौमित्र सेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस तरह से अभी तक किसी भी न्यायाधीश के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई नहीं गई है, पारित
नहीं की गई है। कार्यकाल के बाद हम देखते हैं कैसे हटाए जाते हैं, यानी कि पद विमुक्ति कैसे होती है इनकी। पद विमुक्ति आपको पता हो गया कि अनुच्छेद 124(4) में यह प्रक्रिया दी गई है। 124(4) में शपथ ग्रहण, शपथ न्यायाधीशों की जब नियुक्ति होती है तो यह इनका शपथ ग्रहण होता है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण का प्रारूप जो है 219 में दिया गया है। 219 के तहत यह शपथ या प्रतिज्ञान लेते हैं। वेतन भत्ते, वेतन भत्ते कितना है? जैसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? 2,80,000 है। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना है? 2,50,000 है। इसी तरह से 2019 में जो वेतन भत्ते अधिनियम पारित किए गए उसके अनुसार इनका मुख्य न्यायाधीशों का जो वेतन है वह 2,50,000 है। 2,50,000 है मुख्य न्यायाधीश का वेतन। इसके अलावा इनको भत्ते भी दिए जाते हैं। सरकारी आवास दिए जाते हैं, पेट्रोल खर्च, गाड़ी खर्च, पेंशन की सुविधा इत्यादि जितनी भी सरकारी सुविधाएं मिलती हैं सब सरकारी सुविधाएं इनको दी जाती हैं। इसके अलावा उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उन न्यायाधीशों का स्थानांतरण भी कर सकता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में उनका स्थानांतरण किया जाता है। यानी कि अनुच्छेद 222 के तहत न्यायाधीशों के अंतरण की भी व्यवस्था की गई है। किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसी दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय में भेजा जा सकता है, उनका ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन यह प्रक्रिया जो है राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात ही किया जाता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से तथा जिस राज्य में ट्रांसफर किया जाता है उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श लेता है। यानी कि कम से कम 4 जजों का पैनल होना चाहिए और 4 जजों के पैनल के परामर्श के द्वारा ही एक न्यायाधीश का एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर किया जाता है। इसके अलावा न्यायाधीशों को वकालत करने पर प्रतिबंध भी है। वकालत करने पर प्रतिबंध भी इनके ऊपर आरोपित किया गया है। यह जो है अनुच्छेद 220 के तहत 220 यह वकालत पर प्रतिबंध आरोपित करता है। वकालत पर प्रतिबंध आरोपित करता है। इसमें यह कहा गया है कि ऐसा न्यायाधीश जो किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर रहा हो या उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के पद पे रहा हो वह ऐसी जगह पर वकालत नहीं कर सकता। यानी कि वकालत कहाँ कर सकता है? जहां वह न्यायाधीश नहीं रहा हो। जिस राज्य में या उच्च न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो तो वहां वकालत नहीं कर सकता है। क्षेत्राधिकार एवं शक्ति, क्षेत्राधिकार एवं शक्ति एवं क्षेत्राधिकार, शक्ति एवं क्षेत्राधिकार। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार होता है, पावर और फंक्शन होता है, वही पावर फंक्शन प्रत्येक राज्य के हाई कोर्ट का भी होता है। सुप्रीम कोर्ट का पावर और फंक्शन यानी कि इनका जो क्षेत्राधिकार है पूरे भारत पर है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों पर है। इसी तरह से किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार उस राज्यों तक सीमित होता है। यानी कि यदि वह उच्च न्यायालय केवल एक राज्य के लिए स्थापित किया गया है तो उसका क्षेत्राधिकार केवल एक राज्यों के लिए होगा। यदि 1 या 2 से अधिक राज्यों के लिए स्थापित किया गया है तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उसका क्षेत्राधिकार होगा। जिस तरह से गुवाहाटी उच्च न्यायालय असम है, मिजोरम है, नागालैंड है और अरुणाचल प्रदेश है, 4 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय 4 राज्यों तक अपनी अधिकारिता रखता है।
शक्ति और क्षेत्राधिकार। इसके उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हम कई वर्गों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरा अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, तीसरा प्रशासनिक क्षेत्राधिकार, प्रशासनिक क्षेत्राधिकार, रिट निकालने की शक्ति, जारी करने की शक्ति, पांचवा अंतरण की शक्ति, छठा अभिलेख न्यायालय के रूप में, अभिलेख न्यायालय, सातवां न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, आठवां अधिकारियों एवं सेवकों यानी कर्मचारियों की नियुक्ति संबंधी, कर्मचारियों की नियुक्ति, नौवां प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति, और जो 10वां है या अंतिम है स्वतंत्रता, उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। देखिए प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार वो क्या होता है, जिस तरह से आपने सर्वोच्च न्यायालय में पढ़ा है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार ऐसे क्षेत्राधिकार होते हैं जो केवल सुप्रीम कोर्ट में ही दायर किए जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में ही दायर किए जा सकते हैं। जैसे संघ और राज्य के बीच विवाद, संघ राज्य और राज्यों के बीच विवाद, राज्य और राज्यों के बीच विवाद, ऐसे विवाद केवल सुप्रीम कोर्ट में ही दायर किए जा सकते हैं। इसी तरह से प्रत्येक राज्यों के लिए, प्रत्येक राज्यों में उच्च न्यायालय को भी कुछ प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होते हैं, जैसे कि मूल अधिकारों से संबंधित विवाद, ये प्रारंभिक राज्यों के उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। यदि मूल अधिकार से संबंध में किसी प्रकार का भी विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसे मामले 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत केवल और केवल हाई कोर्ट में ही लाए जा सकते हैं, हाई कोर्ट में ही लाए जा सकते हैं। तो इस तरह से उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों को प्रवृत्त करने की शक्ति प्राप्त है, मूल अधिकारों को प्रवृत्त करने की शक्ति प्राप्त है, मूल अधिकारों की संरक्षण और रक्षण की शक्ति प्राप्त है। अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार ऐसे क्षेत्राधिकार होते हैं जो कि यानी कि अपील के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि कुछ संवैधानिक मामले, दीवानी संबंधी मामले, फौजदारी मामले, यानी कि जब अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध के निर्णय के डिग्री के विरुद्ध हम हाई कोर्ट में अपील करते हैं तो हाई कोर्ट उस मामलों पे, उस अपील पर सुनवाई करता है। यानी कि अपीलीय क्षेत्राधिकार हम हाई कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं। संवैधानिक संबंधी मामलों में जब किसी भी मुकदमे में विधि के प्रश्न संबंधी संविधान या विधि की व्याख्या संबंधी प्रश्न निहित होता है तो ऐसे मुकदमों के विरुद्ध हम कहाँ अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट में कर सकते हैं। या फिर जिला न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा दे दिया हो, तो उसके सजा के विरुद्ध हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। या दीवानी यानी कि रुपए पैसे जितने भी, यानी कि जिला न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध हम अपील कहाँ कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में करते हैं। जिला न्यायालय जो निर्णय देती है, जिला न्यायालय
जिला न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील हम कहां कर सकते हैं? इसे उच्च न्यायालय में कर सकते हैं। जिला न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध। प्रशासनिक क्षेत्राधिकार, यह जो है हाई कोर्ट को प्रशासनिक क्षेत्राधिकार भी प्राप्त है। हाई कोर्ट को अपने कुछ मामलों में अधीनस्थ न्यायालयों का ये प्रशासनिक शक्तियां दी गई हैं। यह अधीनस्थ न्यायालयों का अन्वीक्षण कर सकता है, उनको दिशा निर्देशन कर सकता है, नियम बना सकता है, जिला न्यायालयों को कार्य करने के लिए नियम बना सकता है, उनको कुछ शक्ति जारी कर सकता है। इस तरह से यह न्यायालयों का प्रशासन करती रहती है। रिट निकालने की शक्ति, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट निकाल सकती है। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रिट निकाल सकती है। तो अनुच्छेद 226 के तहत जो रिट है वह कौन सी रिट है? अनुच्छेद 32 के तहत रिट कौन सी दी गई है? वह बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ये 5 रिटें हैं जो कि हाई कोर्ट भी निकाल सकता है। 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट निकाल सकता है और 226 के तहत हाई कोर्ट भी निकाल सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हाईबियस कार्पस, यानी कि इन सबको हम आपको मौलिक अधिकारों में बता चुके हैं। परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। यह जो प्रतिषेध और उत्प्रेषण है यह न्यायालयों के लिए है। एक उच्च न्यायालय का अपने अधीनस्थ न्यायालय के संदर्भ में है। अधिकार परीक्षा, अनुच्छेद 215 के तहत हाई कोर्ट को एक अभिलेख न्यायालय के रूप में शक्ति प्राप्त है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय कहा जाता है, इसी तरह से हाई कोर्ट को भी अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। हाई कोर्ट को भी अभिलेख न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। यह हाई कोर्ट के दिए गए निर्णयों को समस्त राज्य के सभी जिला न्यायालयों में लागू किए जा सकते हैं। जिला न्यायालय उस निर्णयों को किसी भी मुकदमे की सुनवाई करते समय हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णयों का पालन कर सकते हैं, यानी कि इसको एक दृष्टांत के रूप में ले सकते हैं। हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया उस निर्णय को ये दृष्टांत के रूप में लेकर उसी अनुसार यह सुनवाई कर सकते हैं। कौन? जिला न्यायालय, क्योंकि हाई कोर्ट के अधीन कौन होता है? जिला न्यायालय होता है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, यह जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है यह सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट को भी प्राप्त है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को की रक्षा करने का दायित्व सौंपा गया है, यानी कि यदि संसद विधि का उल्लंघन करती है, कार्यपालिका विधि की उल्लंघन करती है, तो संसद के द्वारा बनाए गए अधिनियमों को अवैध घोषित कर सकती है। कार्यपालिका के द्वारा किए गए कार्यों को यह अवैध घोषित कर सकती है। इसी तरह से उच्च न्यायालय भी संसद द्वारा या राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकती है जो कि संविधान के प्रतिकूल बनाए गए हों या संविधान के विरुद्ध बनाए गए हों। ऐसे कानूनों को ये अवैध घोषित कर सकती है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट को भी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकारियों की नियुक्ति स्वयं करता है, कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवकों की नियुक्ति, सेवादारों की नियुक्ति स्वयं करता है, उनके वेतन, पेंशन, भत्ते, ग्रेच्युटी आदि संबंधी नियम स्वयं बनाता है। इसी तरह से हाई कोर्ट भी अपने ऑफिस के लिए यानी कि अपने परिसर में कार्यों को संचालित करने के लिए मुंसिफ की नियुक्ति, क्लर्क की नियुक्ति और स्टेनो की नियुक्ति, चपरासियों की नियुक्ति, इनकी नियुक्ति यह स्वयं करता है, यानी कि अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति स्वयं करता है। इनके लिए वेतन, भत्ते, पेंशन निर्धारित करता है। इसके ऊपर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है, सरकार का या विधायिका का कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो इस तरह से यह अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा शर्तों संबंधी कानून बनाते हैं। प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति, अनुच्छेद 134 के तहत जब सुप्रीम कोर्ट में
या हाई कोर्ट में कोई अपील हम ले जाते हैं तो इसके लिए हमें 134 क के तहत एक प्रमाण पत्र देना होता है। जैसे जिला न्यायालय 134 क के तहत प्रमाण पत्र देगी कि अमुक मामला सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में दायर करने योग्य है, तो यह उच्च न्यायालय भी क्या है, यह प्रमाण पत्र करने की शक्ति देती है। यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट में हम कोई मामला ले जाते हैं, कहां ले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं, तो हाई कोर्ट के द्वारा हमें एक प्रमाण पत्र लेना होता है जिसमें इंगित होता है कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की जरूरत है, तभी बिना प्रमाण पत्र के हम उसमें सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हाई कोर्ट को प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति भी प्राप्त है। स्वतंत्रता जो है, जिस तरह से उच्चतम न्यायालय की यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है, सुप्रीम कोर्ट को कार्यपालिका और विधायिका के नियंत्रण से मुक्त बनाया गया है, इसी तरह से हाई कोर्ट को भी कार्यपालिका और विधायिका से के नियंत्रण से मुक्त बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट स्वतंत्र कैसे है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग प्रकाश डालते हैं। क्योंकि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और राष्ट्रपति नियुक्ति जो करता है उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से और राज्य के राज्यपाल से वह परामर्श लेता है, परामर्श लेकर नियुक्ति कर दिया जाता है। फिर नियुक्ति के पश्चात वह कार्यकाल तक अपने पद पर बना रहता है, यानी कि 62 वर्ष तक हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है वह 62 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। 62 वर्ष के पहले उसको कोई हटा नहीं सकता है, न तो कार्यपालिका हटा सकती है, न तो विधायक कोई मंत्री हटा सकता है, कोई मंत्री परिषद का कोई सदस्य नहीं हटा सकता है, सिवाय महाभियोग की प्रक्रिया के। यदि महाभियोग की प्रक्रिया पारित होती है संसद में तभी उस न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं हटाया जा सकता है। इसी प्रकार से उच्च न्यायालय अपने परिसर में कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवादारों की नियुक्ति, अधिकारियों की नियुक्ति स्वयं करती है। इस पर कार्यपालिका या विधायिका का कोई नियंत्रण नहीं होता है। यह मौलिक अधिकारों का संरक्षण करती है, संविधान का संरक्षण करती है, यह देखती रहती है कि संविधान का कहीं उल्लंघन नहीं हो रहा है। यदि कार्यपालिका यानी कि कोई मंत्री या कार्यपालिका का कोई सदस्य यानी मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य नियम का उल्लंघन करता है, कानून का उल्लंघन करता है, यदि सरकार कोई गलत कार्य करती है, तो यदि वह संविधान के विरुद्ध है, नियम के विरुद्ध है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सरकार को भी आदेश देती है और सरकार के किए गए कार्यों को रद्द घोषित कर सकती है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरह से हाई कोर्ट भी क्या है, बिल्कुल स्वतंत्र है, स्वतंत्र और निष्पक्ष है। यह निष्पक्ष न्याय देती है और स्वतंत्र न्याय देती है। अब मैं आप लोगों को अनुच्छेदवार बताने जा रहा हूं। हाई कोर्ट की स्थापना जो है हमारे संविधान के भाग 6 में की गई है। अब मैं आप लोगों को अनुच्छेदवार बताने जा रहा हूं। हमारे भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना भाग 6 अनुच्छेद 214 से 231 तक किया गया है। 214 से 231 तक किया गया है, भाग 6 में किया गया है। 214 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 214 में कि प्रत्येक राज्यों में एक उच्च न्यायालय होगा, यानी कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों की व्यवस्था की गई है। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 215 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय क्या होगा, अभिलेख न्यायालय होगा, अभिलेख न्यायालय, उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। 216 में न्यायालय राज्यों के न्यायालयों के गठन का प्रावधान किया गया है, गठन का प्रावधान किया गया है कि राज्यों में के उच्च न्यायालयों में कितने न्यायाधीश होंगे, इस गठन का प्रावधान किया गया है। 217 में नियुक्ति एवं सेवा शर्तों का उल्लेख किया गया है, नियुक्ति और सेवा शर्तों का उल्लेख किया गया है। 218 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों के ऊपर कुछ उपबंध आरोपित किए गए हैं, कुछ उपबंध आरोपित किए गए हैं। किसके ऊपर, उच्च न्यायालय के ऊपर। अनुच्छेद 219 के तहत
शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में दिया गया है। शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में दिया गया है। 220 के अंतर्गत, अनुच्छेद 220 के अंतर्गत प्रतिबंध लगाया गया है। किस पर? वकालत पर। वकालत पर प्रतिबंध, वकालत पर प्रतिबंध लगाया गया है। 221 के अंतर्गत, अनुच्छेद 221 के अंतर्गत वेतन और भत्ते दिए गए हैं। वेतन और भत्ते का उल्लेख किया गया है। 222 के अंतर्गत, अनुच्छेद 222 के अंतर्गत न्यायाधीशों का अंतरण की व्यवस्था है, यानी कि ट्रांसफर की व्यवस्था है, स्थानांतरण की व्यवस्था है। स्थानांतरण की व्यवस्था की गई है कि एक राज्य के न्यायाधीशों को दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय में भेजा जा सकता है। 223 में, अनुच्छेद 223 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। 224 में अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीशों के नियुक्ति का प्रावधान है। अपर और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। 225 में, अनुच्छेद 225 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की अधिकारिता दी गई है। अधिकारिता दी गई है, यानी कि क्षेत्राधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, 226 के अंतर्गत रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। रिट जारी करने की शक्ति, रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। 227 के अंतर्गत, अनुच्छेद 227 के अंतर्गत अधीक्षण की शक्ति दी गई है न्यायालयों को, यानी कि इसमें प्रशासनिक अधीक्षण की शक्ति दी गई है कि उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय का अधीक्षण निरीक्षण कर सकता है। अधीक्षण की शक्ति। 228 में, अनुच्छेद 228 के अंतर्गत कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में अंतरण की शक्ति दी गई है। कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में अंतरण की शक्ति दी गई है। अंतरण की शक्ति दी गई है। जैसे कि यूपी हाई कोर्ट है, बिहार हाई कोर्ट है, तो यूपी हाई कोर्ट और बिहार हाई कोर्ट, बिहार हाई कोर्ट के कुछ मामलों को अपने पास मंगा सकता है, या बिहार हाई कोर्ट यूपी के कुछ मामलों को बिहार में ट्रांसफर किया जा सकता है कुछ शर्तों के अधीन। अनुच्छेद 229 में कर्मचारी तंत्र का प्रावधान किया गया। अधिकारी और कर्मचारी तंत्र की नियुक्ति और सेवा शर्तों का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 229 के तहत हाई कोर्ट कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है, उनके सेवा शर्तों को बना सकता है, नियम बना सकता है। अनुच्छेद 230 के अंतर्गत संसद उच्च न्यायालयों की अधिकारिता को विस्तरित कर सकती है या अपवर्जित कर सकती है, यानी कि हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को वृद्धि कर सकती है या उसके अधिकार क्षेत्र में कटौती कर सकती है। अनुच्छेद 231 के अंतर्गत ये संसद को अधिकार प्राप्त है कि संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय गठित कर सकती है।
ये जो है अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक मैंने आपको अनुच्छेदवार बता दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं कि अनुच्छेद 214 में क्या है, 216 में क्या है, 220 में क्या है, 222 में क्या है, 231 में क्या है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यह भारत का उच्च न्यायालय यानी कि किसी भी राज्य का उच्च न्यायालय, यानी भारत का उच्च न्यायालय क्या है, यही है, भारत में राज्यों का उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय समाप्त होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।